हेलो एवरीवन, आज हम आ गए हैं एक ऐसी मूवी के साथ में जो कि हॉरर मूवी नहीं है, बट ये हॉरर से भी कहीं ज्यादा बढ़कर है। ये मूवी पूरे दिमाग को घुमा देती है और इसको समझ पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन हमने इस मूवी का पूरा ब्रेक डाउन करके रखा है, इसलिए हम इसको बहुत ही इजी वे में समझाएंगे। इसमें हर एक जो इवेंट होता है वो असल में रियल लाइफ के एक इवेंट को दिखाता है जो कि हम लोग की लाइफ से जुड़ा हुआ होता है। तो वो कैसे जुड़ा हुआ होता है और ये वाइवेरियम का मतलब क्या होता है और ये ऐसी अजीब सी मूवी बनाई क्यों गई थी, ये सब कुछ देखने वाले हैं आज इस वाली वीडियो में। हम लोग धीमे धीमे करके पूरा ब्रेक डाउन करेंगे। हर इंसान एक परफेक्ट लाइफ ढूंढता है, परफेक्ट जॉब, परफेक्ट पार्टनर और एक परफेक्ट घर। लेकिन अगर हम कहें कि ये जो परफेक्ट लाइफ रहती है असल में एक ट्रैप है और उस ट्रैप से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है मरना। और यही है वाइवेरियम मूवी। वाइवेरियम का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां जिंदा चीजों को ऑब्जर्व किया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ एनिमल्स को नहीं, हम जैसे इंसानों को रखा जाता है। मूवी शुरू होती है एक बच्चे की बुक के साथ में, जिसमें की होती है कुकू बर्ड। कुकू जो होती है वो अपने अंडों को दूसरी चिड़ियाओं के घोंसलों में छोड़ देती है। दूसरी जो बर्ड्स रहती है उनको पता नहीं होता है कि उनका जो बच्चा रहता है उसको कुकू ने ऑलरेडी मार दिया है। वाइवेरियम पहले मिनट में ही एंडिंग बता देती है, बस हम इसको समझ नहीं पाते हैं क्योंकि इसको समझना जितनी भी मूवीज आज तक बनी है उनमें सबसे ज्यादा टफेस्ट ऑफ द टफेस्ट चीज है। तो एंटर करते हैं जेमा और टॉम, जो कि असल में इस स्टोरी के मेन प्रोटैगनिस्ट हैं, विक्टिम्स भी हैं, लेकिन हीरो तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। इनके हाथ में कुछ भी नहीं होने वाला है। ये नॉर्मल कपल थे और इनकी नॉर्मल प्रॉब्लम्स थी। लेकिन यहाँ पर सबसे डेंजरस लोग कौन होते हैं? जो सोचते हैं कि हम अलग हैं और हम सेफ हैं, बल्कि नहीं होते हैं। उन लोगों को असल में एक घर चाहिए होता है, इसलिए वो मार्टिन के पास में आते हैं। जो मार्टिन रहता है वो उन लोगों को घर दिलाने वाला था। उसकी स्माइल बहुत अजीब सी थी, रोबोट की तरह डायलॉग्स थे, वो बिल्कुल ब्लिंक नहीं कर रहा था। वो मार्टिन एक इंसान जैसा दिखता है पर बिहेव बिल्कुल एक स्क्रिप्ट की तरह करता है। मार्टिन असल में एक सेल्समैन है पर घर नहीं बेच रहा, वो लाइफ स्टाइल सेल कर रहा है। यॉन्डर नाम की एक जगह होती है जहाँ पर कि ये सारे घर हैं जो कि परफेक्ट है फैमिलीज के लिए और सब लोग वहाँ पर खुशी से रहेंगे। लेकिन यही चीज तो है जो कि सोसाइटी बताती है कि मैरिज करो, घर लो, उसके बाद बच्चे पालो, सिस्टम को फॉलो करो। चॉइस यहाँ पर इल्यूजन है, रियलिटी जो रहती है ऑलरेडी डिसाइडेड है। कभी नोटिस किया है जब कोई चीज कुछ ज्यादा ही परफेक्ट लगती है तो असल में वो उतनी ज्यादा परफेक्ट होती नहीं है क्योंकि वो रियल ही नहीं होती है। इसलिए मार्टिन लोगों को घर दिखाने ले जाता है यॉन्डर में, जो कि इसी परफेक्शन को दिखाते हैं। वहां पर सारे घर जो रहते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, पूरी रोड एक जैसी होती है, बादल भी एक जैसे ही होते हैं, कोई बर्ड्स नहीं होती है, कोई हवा नहीं होती है। डाटा इस्तेमाल करता है सिमेट्री को, तो यहाँ पर सिमेट्री को दिखाया जाता है एकदम परफेक्टली सेम टू सेम चीजें होती हैं। जो कलर्स रहते हैं वो बहुत ज्यादा कार्टूनिश से लग रहे थे, एनिमेटेड लग रहे थे, लेकिन वो कंफर्टेबल थे, लेकिन इल्यूजन वाला कंफर्ट दे रहे थे वो, मतलब जो की चीज रियल नहीं होती है। और यहाँ पर एक फीलिंग आई ट्रैप होने वाली। एक यॉन्डर एक जगह नहीं थी, असल में एक एक्सपेरिमेंट था। वो लोग रुक जाते हैं हाउस नंबर 9 पर। हॉरर मूवीज में असल में जो भूत रहते हैं वो घर के अंदर होते हैं, लेकिन वाइवेरियम में जो घर रहते हैं असल में वही गोश्त थे। तो जो मार्टिन रहता है वो लोग को घर दिखाता है और फिर वहां से एकदम से गायब हो जाता है। वो लोग सोचते हैं कि ठीक है फिर हम लोग भी घर चलते हैं। वो लोग गाड़ी चलाते हैं, स्ट्रेट जाते हैं, लेफ्ट टर्न होते हैं, राइट टर्न होते हैं, लेकिन सेम घर पर आ जाते हैं। तो सेम नंबर वाले घर ही पर आ रहे थे जो कि 9 नंबर है, जैसे कि मान लो वापस लौट कर आ जा रहे हो। ये सीन जो रहता है वो सिर्फ फिजिकल ट्रैप नहीं दिखाता, ये एडल्ट की लाइफ का एक मेटाफर रहेगा कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, सिस्टम के बाहर निकलना अलाउड नहीं है। अगली सुबह एक बॉक्स आता है, उसमें फूड पैकेट्स रहते हैं। एक और बॉक्स आता है, उसमें बेबी था और एक मैसेज भी आता है कि इस बच्चे को बड़ा करो और तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा। ये मूवमेंट वाइवेरियम को साइंस फिक्शन से हटाकर एक एक्सिस्टेंशियल हॉरर बना देता है, जहां पर क्या वो लोग सोचते रहते हैं कि वो लोग एग्जिस्ट कर क्यों रहे हैं और असल में मतलब क्या है सब चीजों का। बेबी जो रहता है वो कोई ह्यूमन की तरह था, लेकिन ह्यूमन नहीं था। वो चिल्लाता था ऐसे मान के कोई अलार्म बज रहा हो, वो आवाजों को कॉपी करता था, लेकिन उसके अंदर कोई इमोशंस थे ही नहीं। पेरेंटहुड जो रहता है यहाँ पर कोई प्यार नहीं था, बल्कि एक ड्यूटी जैसा था। चॉइस नहीं थी, बल्कि एक अल्टीमेटम था कि तुम्हें पालना ही पड़ेगा। सिस्टम तुमसे पूछता नहीं है कि तुम रेडी हो, सिस्टम बस बोलता है कि जल्दी शुरू करो इस चीज को। ये उस चीज को दर्शाता है और यहीं से मूवी का रियल एक्सपेरिमेंट शुरू होता है, जब इंसान नहीं बल्कि टाइम उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। जो बच्चा रहता है उसका एवोल्यूशन बहुत ज्यादा टेरिफाइंग रहता है। जो टॉम रहता है वो ऑब्सेस्ड हो जाता है खोदने के लिए, क्योंकि उसको लग रहा था कि यहाँ से कहीं और निकलने का रास्ता तो है नहीं, हो सकता है कि जमीन के आर पार निकल जाए, वो हो सकता है कि वो यहाँ से निकल सके। जो टाइम रहता है यहाँ पर डिस्टॉर्ट हो गया था, मतलब यहाँ पे टाइम अलग तरीके से चल रहा था। कैपिटलिज्म और जो मॉडर्न जो स्लेवरी होती है, सबसे खतरनाक जेल वो नहीं होती है दीवार होती है,
है, बल्कि वो होती है जहां तुम्हें लगता है कि तुम किसी काम के लिए जी रहे हो। ये पार्ट सर्वाइवल से ज्यादा सबमिशन के लिए है कि तुम किस तरीके से अपने आप को सबमिट कर देते हो और हार मान जाते हो। वो जो बच्चा रहता है उसकी ग्रोथ अननेचुरल थी, एक दिन में ही वो इन्फेंट बन जाता है, अगले दिन टॉडलर, फिर एकदम से वो स्कूल जाने की एज का हो जाता है। ये ग्रोथ टाइम का नहीं बल्कि यूटिलिटी का सिंबल है। ये सिस्टम तुम्हारी जो बॉन्डिंग रहता है उसमें फर्क नहीं करता है, उसे बस रिजल्ट चाहिए और कुछ नहीं। जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोई बंदा फ्रेशर की तरह ज्वाइन करता है, काम करते करते थक जाता है और उसको रिप्लेस कर दिया जाता है जिस टाइप को किसी काम का नहीं रहता है। जो बच्चा रहता है वो जैमा की आवाज को कॉपी करता है। जब कोई तुम्हारी आवाज कॉपी करे लेकिन तुम्हारी फीलिंग्स नहीं करे, समझ लो कि वो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। जो बच्चे का बिहेवियर रहता है वो बहुत अजीब था, उसके अंदर कोई भी दया नहीं थी, कोई भी क्यूरियोसिटी नहीं थी, सिर्फ वो ऑब्जर्व करता रहता था, वो बस देखता रहता था जैमार को और टॉम को। ये चाइल्ड जो रहता है वो एक ऑब्जर्वर स्पीशीज का मेंबर था, ये सीख नहीं रहा होता है, असल में स्टडी कर रहा होता है। एग्जैक्टली जैसे कि हम लोग लैब रैट्स को देखते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही। और इसलिए ही तो इस मूवी का नाम वाइबेरियम है। जो टॉम रहता है वो ग्राउंड को खोदना शुरू करता है, जो कि ये दिखाता है कि जब इंसान के पास कोई पर्पस नहीं होता है तो वो खुद ही अपना एक पर्पस बना लेता है। अब चाहे वो पर्पस जो रहता है उसे खुद ही ना मार डाले। टॉम का ऑब्सेशन ये था कि वो रोज वही काम करेगा, भले कोई प्रोग्रेस ना हो, चाहे वो कितना भी थक जाए। इससे ये पता लगता है कि यहाँ पर जो डिगिंग है, उसका खोदना, वो दिखा रहा है कि उसके पास में ब्रेड बनर वाला माइंडसेट है कि उसको काम करना होगा जिससे कि वो खाने के लिए पैसे कमा सके। काम करना ही सॉल्यूशन है, अगर मेहनत ज्यादा होगी तो टाइम तो वैसे भी निकल जाएगा। और ये इस चीज को दर्शाता है कि सिस्टम तुम्हें काम इसलिए देता है जिससे कि तुम थक जाओ और क्वेश्चन ना पूछो। इसका आसमान को देखती है, जो क्लाउड्स रहते हैं एक दूसरे को रिपीट हो रहे थे, कुछ फर्क था ही नहीं उनमें। जब तुम्हारी दुनिया का आसमान भी लूप में हो तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि फ्रीडम जो रहती है वो बस एक डेकोरेशन है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि वही चीजें रहती है वो रिपीट होती रहती है। जैसे कि हम लोग को रूटीन बन जाता है, हम लोग लगता है कि हम लोग आजाद हैं, लेकिन हम लोग आजाद होते नहीं है, हम लोग तो बस रूटीन को जी रहे होते हैं। एक साइकिल बन जाती है जिंदगी जो रोज रोज चलती रहती है, वही सब कुछ हम लोगों को करना पड़ता है। अब जो जैमा रहती है वो इमोशनली रेसिस्ट कर रही थी ऐसे ऐसे करके, वो उस बच्चे को अपना बच्चा नहीं मान रही थी। टॉम वही जो रहता है वो बहुत मेहनत कर रहा था और उसको उम्मीद थी कि मेहनत से कुछ ना कुछ उसको फल जरूर मिल जाएगा। अब यहाँ पर दोनों गलत नहीं है, लेकिन दोनों प्रोग्राम्ड है। सिस्टम तुम्हें चॉइस देता हुआ लगता है पर ऑप्शन सिर्फ दो ही देता है, सफर करो शांति से या फिर सफर करो प्रोडक्टिवली, यानी कुछ तरक्की करते हुए सफर करो। यहाँ पर फूड पैकेट्स भी आते हैं लेकिन उनमें कोई टेस्ट ही नहीं होता है, कोई वैरायटी नहीं होती है, जो कि दिखाता है कि जब जिंदगी सिर्फ न्यूट्रिशन बन जाए और प्लेजर एक क्राइम हो तो समझ लो तुम जिंदा हो पर जी नहीं रहे। ये एक और चीज को भी दर्शाता है कि किस तरीके से प्रोसेस्ड फूड को खाते रहते हैं जिनमें कोई न्यूट्रिशंस तो होते ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको खाते रहते हैं। यहाँ पर कोई म्यूजिक नहीं था, कोई अगल बगल में इंसान नहीं था, कोई भी यहाँ पर ऐसी इवेंट ही नहीं हो रहा था, बस यहाँ पर सब कुछ शांत रहता था और एक जैसा रहता था। यहाँ सिर्फ अकेलापन नहीं था बल्कि सेंसरी डेप्रीवेशन भी था, क्योंकि कुछ सुनाई नहीं देता था, कुछ दिखता ही नहीं था। इंसान को तोड़ने के लिए टॉर्चर जरूरी नहीं होता, बस उसके जीने का मतलब छीन लो उतना ही काफी रहता है। अब यहाँ पर जो बच्चा रहता है उसके ऊपर कोई इमोशनली चीजें तो होती ही नहीं है, उसके अंदर कोई इमोशंस तो थे नहीं। तो यहाँ पर ये फिल्म क्लियरली बोल देती है ये कोई फैमिली ड्रामा नहीं है बल्कि ये एक स्पीशीज की स्टडी है। तो टॉम जो रहता है फिजिकली टूट जाता है, जैमा जो रहती है मेंटली टूट जाती है। वाइबेरियम ये नहीं पूछती है कि तुम स्ट्रांग हो या वीक, ये सिर्फ देखती है तुम कितनी देर तक इसकी बातें मान सकते हो। वाइबेरियम का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये नहीं है कि यहाँ से निकलना मुश्किल है, बल्कि यह है कि यहाँ से भागना कभी कोई ऑप्शन था ही नहीं। इस पॉइंट के बाद मूवी स्टोरी नहीं बताती है, मूवी तुम्हारी जिंदगी पे कमेंट करती है। अब यहाँ पर जो टॉम रहता है वो काम करते करते काफी ज्यादा थक जाता है और इसलिए वो मर जाता है यहाँ पर, लेकिन वो जो बच्चा रहता है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और वहीं जो जैमा रहती है उसका अब दिमाग खराब हो चुका था, वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी, इसलिए वो सोचती है कि ये जो बच्चा जो कि अब बड़ा हो गया है बहुत ज्यादा, वो उसको खत्म कर दे, इसलिए वो उसके पीछे जाती है। लेकिन वो जो लड़का रहता है वो एकदम से फुटपाथ के बगल में एक लेयर को ऊपर की तरफ उठाया था और उसके अंदर घुस जाता है। जैमा भी उसके पीछे पीछे जाती है, मल्टीपल लेयर से होते हुए गुजरती है। इनफाइनाइट हाउसेस दिखते हैं, अलग अलग कपल्स दिखते हैं, लेकिन सेम उनके अंदर सफरिंग चल रही थी। ये मूवमेंट कंफर्म कर देता है ये ऑर्डर एक प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक मास प्रोडक्शन सिस्टम था जहां पर कि पेरेंट्स को लाया जाता है और उनसे वो जो एलियंस रहते हैं जिन्होंने इस जगह को बनाया है वो अपनी स्पीशीज को बड़ा करवाते हैं। जैसे हाउसिंग सोसाइटीज होती है, कॉर्पोरेट क्यूबिकल्स होते हैं और जो मॉडर्न सिटीज होती हैं, जैसे वहां पर ये चीज होती है जहां पर इंडिविजुअल नहीं चाहिए होते हैं बल्कि रिप्लेसेबल यूनिट्स चाहिए होती हैं। तुम जो दर्द फील कर रहे हैं वो यूनिक नहीं है, वो असल में एक स्टैंडर्ड है, क्योंकि वो सभी लोग फील करते हैं।
और यही सबसे डिप्रेसिंग ट्रूथ है कि उसको सभी फील करते हैं। इसका मतलब ये है कि इसको एक नॉर्मेलिटी बना दिया गया है और इससे निकलना लगभग इम्पॉसिबल ही है। जो टॉम रहता है वो जिस गड्ढे को खोद रहा होता है वो असल में मर जाता है और उसको उसी गड्ढे में वो जो लड़का रहता है वो डाल देता है। टॉम को यकीन था कि काम करते रहो, कुछ तो यहाँ पर निकलेगा, लेकिन सिस्टम बस ये कहता है कि बस इतना ही चाहिए था, अब तुम्हारा काम नहीं बचा है इसलिए तुम बेकार हो, इसलिए अब तुम मर सकते हो। वाइविडियम क्लियरली बोलती है कि तुम्हारा जो मकसद रहता है अगर तुम्हें पूरी तरीके से खा ले तो वो पर्पस नहीं होता है, वो बस एक प्रोग्रामिंग थी और कुछ भी नहीं थी। भले ही यहाँ पर वो जो बच्चा रहता है वो बड़ा हो जाता है लेकिन उसमें तो कोई भी इमोशंस नहीं थे, कोई भी अटैचमेंट नहीं थी और मिशन जो रहता है वो कंप्लीट हो चुका था और इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब सिस्टम तुम्हें थैंक यू बोले बिना आगे बढ़ जाए समझ जाओ तुम एक्सपेंडेबल थे, मतलब तुम्हारी प्लेस कोई और ऑलरेडी ले सकता था। और इन सब की वजह से जैमा हो रहती है, मेंटली ब्रोक हो जाती है, फिजिकली वीक हो जाती है, इमोशनली एम्प्टी हो गई थी अंदर से वो, इसलिए वो बच्चे को पकड़ते पकड़ते हुई मर जाती है जो कभी उसका था ही नहीं। ये मदरहुड का एक हॉरर वर्जन नहीं है, ये असल में फोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किस तरीके से एक मदर के ऊपर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डाल दिया जाता है जो कि उसको सहने ही पड़ते हैं। जब तुम किसी चीज से प्यार नहीं करते पर फिर भी उसे निभाते रहते हो तो वो सैक्रिफाइस नहीं होती है बल्कि वो एक इरेजर होता है। इसका मतलब ये है कि तुमने अपने आप को एक तरीके से इरेज कर डाला है किसी और को सारे सुख देने के लिए। जैमा जब मर जाती है तो वो जो लड़का रहता है वो उसको भी उसी गड्ढे में फेंक देता है जहां पर उसने टॉम को फेंका था। उसके बाद वो कार में बैठता है और वापस आ जाता है उसी जगह पर जहां पर कि मार्टिन से जैमा और टॉम कभी मिले थे। जो मार्टिन रहता है जो वो नाम लगाया होता है अपनी शर्ट के ऊपर, उसे वो लड़का निकाल लेता है और खुद के ऊपर लगाया था और वो एक नया रियल एस्टेट एजेंट बन गया था, जो कि दिखाता है कि सिस्टम का सबसे ज्यादा परफेक्ट प्रोडक्ट वही होता है जो सिस्टम को ही सेल करे। मतलब यहाँ पे वो जो लड़का रहता है जो कि अब मार्टिन बन गया है, अब वो और भी चीजों को सेल करेगा और एक तरीके से उस सिस्टम को आगे बढ़ाएगा। यहाँ पर नए कपल्स आते हैं, सेम पिच होती है, सेम तरीके के झूठ होते हैं। ये जो मूवी रहती है सही में कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा थी लेकिन असल में बस ये एक सोसाइटी को एक्सप्लेन कर रही थी, उसको एक मिरर की तरह दिखा रही थी। इस मूवी में गहराई इतनी ज्यादा इसकी की कोई हद नहीं। कोई अगर इसको ऊपर ऊपर से देखेगा तो उसको तो लगेगा कि क्या बकवास मूवी है, लेकिन अगर वो इस मूवी को 15-20 बार देखेगा तब जाके उसको समझ में आएगा कि ये असल में है क्या चीज और इसकी गहराई की असल में कोई लिमिट्स है ही नहीं। तो खैर जो भी हो, उम्मीद है इस वाली मूवी को हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होगा। अभी के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। अगली वाली मूवी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और तो और अगर आप लोग एक ऐसी मूवी को देखना चाहते हो जहां पर एक इंसान होता है जो कि 14,000 साल से जिंदा होता है और वो अपनी कहानी को सुनाता है सब लोगों को, तो आप इस वाली मूवी के ऊपर क्लिक कर सकते हो।